हम मारवाड़ की जाट राजनीति की बात करें तो हरीश चौधरी ना कोई बयान दिया, ना किसी को साथ दिया, और दिव्या मदेरणा को लेकर भी चर्चा ये चल रही है कि ना उन्होंने आपके साथ के लिए कुछ बोला, ना किसी के साथ। तो क्या ऐसा है कि स्थापित नेता चाहते ही नहीं है कि नए युवा नेता राजनीति में एंटर हों? हनुमान जी राजस्थान के एक सर्वमान्य नेता हैं और मैं नहीं मानता कि उनसे मिलने में किसी तरह की कोई बुराई है। और राजस्थान की राजनीति की चाल तय करने वाले जिलों में से है। बिल्कुल सही बात है। सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला कि जैसलमेर में अमरदीन फ़कीर है, वो आपके खिलाफ हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस चुनाव के दौरान। बीजेपी के सांसद हो, आरएलपी के सांसद, उनके नंबर पे भी ओटीपी जा रहा है। तो एकदम से देखने को ये मिला कि कई विधानसभाओं में रात को बहुत ज़्यादा वोट बढ़ जा रहे हैं, रात में वोट बढ़ रहे हैं, जीता जो कि काउंट नहीं बढ़ना चाहिए। अभिषेक चौधरी अपने मेहनत से, संघर्ष से चुनाव तो लड़ते हैं, अंदाज भी धमाकेदार है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। सवाल ये भी बड़ा आपका ज़बरदस्त सवाल है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज उसी के सर सजता है जो सचिन पायलट चाहते। क्या वाकई में ऐसा है? आप इसे मानते हैं? अनिल चोपड़ा जो कि प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी आपने उनका साथ भी दिया था और आज आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये बात कि उनको ये चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई, तो ये तो बात मेरे ऊपर भी लागू होती है कि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे भी कहाँ नौबत आ गई। मदन राठौड़ जी तो भाजपा के बनाए हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अब सिर्फ 2 दिन का चुनाव और बचा हुआ है। आपने देखा महीने भर में अलग अलग प्रक्रियाएं आई, साफ तौर पर सभी की, यानी कि 3 दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष पद के, वो किस तरीके से बढ़ चढ़ कर राजस्थान में लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, ये आपने देखा। हमारे साथ अभिषेक चौधरी हैं जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ही चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, कैसा चुनाव चल रहा है? 2 दिन का चुनाव बचा, अंतिम परिणाम पर पहुंच चुका है, कैसा देख पा रहे हैं आप? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका, समय निकाल कर पधारे आप। बहुत शानदार और जानदार चुनाव चल रहा है और अब तक युवा कांग्रेस के देश के जिन भी राज्यों में अब तक चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे सर्वाधिक जो वोटिंग है वो राजस्थान में देखने को मिली। राजस्थान के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। निश्चित रूप से चारों तरफ लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। अच्छा चुनाव चल रहा है। अच्छा, आपकी उम्मीदवारी बाकी दावेदारों से क्या अलग बनाती है? क्या बखूबी आपने देखा और क्या कुछ आप में अलग है जो बाकी उम्मीदवारों में नहीं है? देखिए, मैं कोई इस तरह का तो कोई रिमार्क अपने आप को नहीं देना चाहूँगा कि कोई मैं ज़्यादा बेटर हूँ या कोई और मुझसे कम है। बस मैं तो यही मानता हूँ कि कुदरत ने सबको कुछ अपना अपना अलग देके भेजा है। मैं राजनीति कर रहा हूँ तो ये मानता हूँ कि राजनीति कर रहा हूँ इसलिए नेता नहीं हूँ, नेता हूँ इसलिए राजनीति कर रहा हूँ। क्या यही एक लीडर की पहचान होती है कि जब राजनीति करें तो वहाँ से शुरू करें जहाँ हम लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं? आपके लिए कहते भी हैं कि आप एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि जनता की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को हमेशा से उठाते आए हैं। देखिए, राजनीति जो भी व्यक्ति करता है वो अपनी तरफ से तो कनेक्ट होने की कोशिश करता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी रखता है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहे, उसकी रीच बढ़े, रेंज बढ़े। असल मायने में तो राजनीति करने का तरीका यही है। इस मामले में कई बार कहीं कुछ लोगों की वाइब्स कनेक्ट हो पाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती है। मैं ये मानता हूँ कि मेरी पब्लिक से वाइब कनेक्ट होती है और मुझे ये कनेक्शन अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अनिल चोपड़ा जो कि प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी आपने उनका साथ भी दिया था और आज आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी इस सवाल ये आया कई बार मेरे सामने और मैंने हर बार ये कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ना ही हमारे बीच में कोई लड़ाई है। ये एक यूथ कांग्रेस ने एक हम सबको टास्क दिया है और इस टास्क में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और एक
आपस में मान और सम्मान का रिश्ता हम दोनों के बीच में है और हम का हमेशा उस मर्यादा का हम दोनों पालन भी करते हैं। और रही ये बात कि उनको ये चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई, तो ये तो बात मेरे ऊपर भी लागू होती है कि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे भी कहाँ नौबत आ गई। एक्चुअल होता क्या है कि कोई मतलब ये कुछ वैसी सी बात है कि कोई जब आप कोई काम कर रहे हो तो जिस काम में आपका ज़्यादा टाइम बीत रहा है, जो काम आपको करना आता है वही काम आप करोगे। अब ये तो कुछ सवाल उस तरह का है कि भाई आपसे कोई पूछे कि आप अब इतने दिन पश्चिमी राजस्थान में पत्रकारिता करके आए हो, अब आप जयपुर में पत्रकारिता क्यों कर रहे हो, तो पत्रकारिता तो जब आपको आता ही यही है, आप इसी के हुनरबाज हो तो यही करोगे। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग करते ही यही हैं, हमारे पास में करने को और कोई काम भी नहीं है। और ऐसे में एक टास्क हमारी पार्टी ने हमें दिया, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं पार्टी से लोगों को जोड़ने का, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए भी नहीं है, दूसरी पार्टी के। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कि हनुमान जी राजस्थान के एक सर्वमान्य नेता हैं और हमारी इंडिया गठबंधन की अलायंस सीट से वो अभी नागौर से लोकसभा के सांसद हैं और मैं नहीं मानता कि उनसे मिलने में किसी तरह की कोई बुराई है। और वो सबके आदरणीय हैं, खुद छात्र नेता रहे हैं, तो हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और वो भी सभी लोगों पर खूब आशीर्वाद रखते हैं अपना। तो आप नहीं गए किसी और नेता के पास आशीर्वाद लेने? देखिए, जो भी ये चुनाव की हमारी गाइडलाइन जारी हुई तो इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, उसके लिए हमें यूथ कांग्रेस ने हमें पाबंद किया कि आपको ये जो आचार संहिता है, हमारी एक यूथ कांग्रेस की भी एक अपनी आचार संहिता है, इस आचार संहिता का पालन करने की जो जिम्मेदारी हमें दी गई, तो उस जिम्मेदारी के तहत कई कार्यक्रम भी ऐसे इस दौरान एक महीने में गुजरे जिन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था। जैसे हर बार हम 3 मई को हमारे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन आता है और हम सब लोग बड़े जोश उल्लास से वो कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो भी इस बार गाइडलाइन में था। और ऐसा हुआ कि मेरा जो जयपुर वेस्ट जो हमारा जिला है, इस जिले में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब के 2-4 बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन इस गाइडलाइन के कारण अब उसमें भी शामिल नहीं हो सके, उस आचार संहिता के कारण। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आचार संहिता को आपने फॉलो किया, लेकिन और भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आचार संहिता तो ये भी कहती है कि किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी भी विज्ञापन के रूप में प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार पासवान ने अपना विज्ञापन के रूप में कितना बड़ा जो है एक अखबार में प्रचार करवाया, विज्ञापन दिया। देखिए, कई बार कोई अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो तो कोई मानवीय भूल भी हो जाती है, तो इसे मेरे हिसाब से तो इसे मानवीय भूल ही माना जाना चाहिए। एक मानवीय भूल उनसे हुई और उसमें उन्होंने सुधार भी किया। आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने कहा था कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग है, वो दबा के हो रही है। इसको लेकर आपने कैसे पहचाना, आपको कैसे पता चला, फिर आपने क्या कुछ किया? क्या है कि ये जो चुनाव है ये पूरे प्रदेश की 200 विधानसभाओं में चुनाव चल रहा है। इसमें मैं और मेरे जैसे हजारों लोग ये चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों लोग इस चुनाव में शामिल हैं। कोई ब्लॉक अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में शामिल है, कोई विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में शामिल है, कोई जिला अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में शामिल है। तो सभी लोग आपस में इंटरकनेक्ट हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के ब्लॉक की, जिले की, विधानसभा की परिस्थितियां जानते हैं। तो एक अचानक से जो वोट काउंट जो बढ़ने लगा, वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि वोट जो ये बनाने की प्रक्रिया है ये बड़ी मेहनत का काम है। ये एक व्यक्ति घर से सुबह निकलता है, वो दिन भर लोगों से मिलता है, लोगों को कन्वेंस करता है, उन्हें समझाता है, वो जो ऑनलाइन प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को जितने स्टेप बताए गए हैं उन्हें एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको अगर फॉलो करता है एक वोट को सही तरीके से बनाने के लिए, तो एक व्यक्ति दिन में 20-25 मैक्सिमम 30 वोट ही एक आदमी बना सकता है। एक वॉलंटियर इतने ही वोट बना सकता है। तो एकदम से देखने को ये मिला कि कई विधानसभाओं में रात को बहुत ज़्यादा वोट बढ़ जा रहे हैं,
रात रात में वोट बढ़ रहे हैं, जीता, जो कि काउंट नहीं बढ़ना चाहिए। और 15 दिन 20 दिन के चुनाव में जिन इलाकों में जितनी वोटिंग हुई, एकदम से उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और फिर ये कई तरह के आर्टिफिशियल OTP और कई तरह के इस तरह के OTP से याद आया कि एक खबर मैं पढ़ रही थी जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ था कि बीजेपी के सांसद हो और RLP के सांसद, उनके नंबर पे भी OTP जा रहा है। क्या है कि अब यूथ कांग्रेस ने एक प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया में यूथ कांग्रेस ने सभी लोगों को ये अधिकार दिया कि वो अपने फ़ोन से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें, खुद भी जोड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। अब कोई भी प्रक्रिया बनती है तो उसका सदुपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले भी मैंने मेरी तरफ से ये लोगों को भी, सभी प्रत्याशियों को और जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, सबको मैंने ये बताने की कोशिश की। और आपने भी सही समय पर सही सवाल किया है। अभी थोड़ा चुनाव भी कुछ दिनों का बचा है, तो मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो वोट बन रहा है, ये वोट बनने से तो यूथ कांग्रेस नहीं रोक सकती, लेकिन यूथ कांग्रेस ने एक स्क्रूटनी का एक प्रोसेस बनाया है। जब ये चुनाव हमारा 2 दिन बाद में संपूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद एक प्रॉपर 40-45 दिन का एक आइडियल टाइम होता है, जिस दौरान इन सभी जो भी राजस्थान के जितने भी ये वोट बनेंगे, इनकी सभी की प्रॉपर स्क्रूटनी होगी, अच्छे से वोटों की जांच होगी। और इन्होंने जांच के कई लेयर्स बना रखी, कई मापदंड इन्होंने अलग अलग 7, 8, 10 मापदंड इस तरह के बना रखे हैं, जिन सारे मापदंडों पर एक एक वोट की जांच होती है। जैसे आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कोई फ़ोन है जिसमें कोई ID लॉगिन है और उसमें वोट बन रहा है, उसमें किसी ने 10 में से 7 वोट सही बनाए और 3 वोट अगर फर्जी बना दी, तो उन 3 फर्जी वोटों के चक्कर में वो पूरी ID जो है वो ब्लॉक होगी, वो जो सही बने हुए वोट हैं वो भी खराब होंगे। इसलिए मैं बार बार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मैं ये सभी मेरे नौजवान दोस्तों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमें इस फर्जी वोट की प्रक्रिया की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे हमसे 4 वोट कम बने, लेकिन हमें एक एक वोट ओरिजिनल बनाना है। क्योंकि फर्जी वोट अब होता क्या है, जैसे ये प्रक्रिया यूथ कांग्रेस के चुनाव की जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जब किसी भी स्टेट में ये चुनाव कराने जाते हैं, तो उस चुनाव से क्या क्या उस चुनाव में कमियां हैं, कैसे कैसे लोग उसमें कारस्तानी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यूथ कांग्रेस खुद भी नोट करती है। और उनमें फिर जब एक स्टेट से जो एक्सपीरियंस लिए, जो अनुभव लिए, उनको अगले स्टेट में दुरुस्त किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सिस्टम और पारदर्शी बने और ज़्यादा दुरुस्त हो। राजस्थान में 3 साल पहले जो चुनाव हुआ, उसमें इस तरह की ये प्रक्रिया चली, तो कई लोगों का फ़ोन आया कि साहब हमने पिछली बार भी भाग लिया था चुनाव में, और पिछली बार हमने जो वोट बनाए थे तो हमारा लगभग 50% वोट हमारा सही हो गया, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई हम इस बार भी ये इस तरह से काम कर लें। तो 3 साल पहले एक प्रोसेस अलग था, आज प्रोसेस अलग है। हालांकि मैं तो ये भी नहीं मानता कि भाई 3 साल पहले ऐसे हुआ होगा, क्योंकि मैं उस चुनाव में मैं कोई प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। लेकिन अब जैसे जो पिछले जो राज्यों में चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, अभी पंजाब में चुनाव हुआ, उससे पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, MP में चुनाव हुआ, तो इन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है और वहाँ जो स्क्रूटनी की रेट आ रही है, तो इस तरह का जो फर्जी वोट बन रहा है, जो अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेंगे पहले 50% वो वोट सही हो रहा था, तो उसका परसेंटेज है वो बिल्कुल 5%, 10% पे आ गया। अगर 100 वोट कोई आदमी गलत बना रहा है तो उसमें से 90 वोट रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इतनी मेहनत करके तो सही वोट ही बना लो भाई। जब आप 100 वोट बनाने में जितनी मेहनत खर्च कर रहे हो और उनमें से जब 90 खराब ही हो रहे हैं, आपके तन, मन और धन तीनों का नुकसान हो रहा है, तो इससे बढ़िया 10 वोट ठीक ही बना लो, फिर फर्जी वोट बनाने की जरूरत कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 1 महीने में ग्राउंड पर? क्या कुछ फीडबैक मिलता रहा जब आप लोगों के बीच पहुँचे? देखिए, मैं 2017 में मैं पहली बार प्रदेश
के दौरे पे निकला था और पहली बार मैंने पूरा प्रदेश घूम के देखा जब मैं एनएसयूआई का चुनाव लड़ा था। और तब से लगातार मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मुझे लोगों को जोड़ने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला, तो मैंने कभी कोई मौका गंवाया नहीं। मैं इसी को मेरी पूंजी मानता हूँ, इसी को मेरी शक्ति मानता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ, मेरी रीच बढ़ाऊँ। और वो जो पिछले 8-9 साल में जो एक लोगों के बीच में छवि बनाई, जो लोगों के बीच में अपनी रीच डेवलप की, उसका इस बार इस चुनाव में भरपूर फ़ायदा मिला। लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब समर्थन दिया। और मैं इस पूरी 1 महीने की जो हमारी चुनावी प्रक्रिया हुई, इसमें जो मैंने, मेरी टीम ने और चारों तरफ से जो लोगों ने प्यार प्रेम दिया, उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। सीकर का माहौल आपको कैसा लगा? क्योंकि राजकुमार परसवाल वहाँ से लोकल हैं और सीकर से ही सबसे ज़्यादा यूथ कांग्रेस चुनाव के वोट भी पड़े हैं। आपका माहौल वहाँ पर कैसा देखने को मिला? देखिए, सीकर एक बड़ा ही एनर्जेटिक और वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ बहुत यूथ और स्टूडेंट क्राउड भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। हर बार पूरे सीकर और शेखावाटी का जो इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में एक हमेशा से अलग एक्टिविज़म होता है उन तीनों ही जिलों का। और इस बार भी आप देखोगे कि शेखावाटी का जो एक्टिविज़म है वो बड़ा एकदम हाई टॉप पे है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सीकर से। वहाँ अब तक के मेरे जीवन की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की यात्रा में जिन भी लोगों को मैंने जोड़ा, सभी लोग बड़े ताकत से अभिषेक के साथ खड़े हैं। सभी लोग बहुत मदद कर रहे हैं और अच्छा सीकर का परिणाम आप सब लोगों को भी देखने को मिलेगा। नागौर के लिए क्या कुछ कहोगे आप? क्योंकि नागौर में 3 में नहीं 2 में फाइट चल रही है, एक अभिषेक चौधरी और एक अनिल चोपड़ा में। देखिए, नागौर राजस्थान के राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। नागौर कई बड़े मामलों में राजस्थान की राजनीति की चाल तय करने वाले जिलों में से है। बिल्कुल सही बात है। और नागौर के बारे में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं नागौर पे गई थी तब राजकुमार परसवाल के लोग कह रहे थे ये तो नए नए आए हैं, इनको जानता ही कोई नहीं, तो हम टक्कर मानते हैं अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा में। आपके माध्यम से कोई कह सकूँ मैं तो नागौर के मामले में एक भाई ठेठ टाबर पड़े हुई नागौर जिले रो बड़ो आशीर्वाद, बड़ो प्रेम, बड़ो सानिध्य अभिषेक माते रियो है। और आज भी लोग बड़ी ताकत हूँ अभिषेक री मदद कर रिया है, अभिषेक ने वोट दे रिया है और अभिषेक री बाट जो रिया है कि अभिषेक आए जन अभिषेक ने गले लगा बधाई दें। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में आपको अपार प्रेम मिल रहा है, पूर्वी राजस्थान के लिए कहा जा रहा है कि आपको वोट ज़रा कम मिल रहे हैं सचिन पायलट के प्रभाव के कारण। बात करें करौली जिले की तो वहाँ से ज़रा वोट कम मिल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान तो गिरिराज महाराज की धरती है और गिरिराज महाराज की धरती पर बड़ी कृपा गिरिराज जी की भी मैं खुद पर मानता हूँ और वहाँ के लोगों की भी मैं अपने ऊपर बड़ी कृपा मानता हूँ। ये जो चुनाव हुआ, इस पूरे चुनाव में संपूर्ण राजस्थान के लोगों ने अभिषेक को अपना भाई और दोस्त मानकर अभिषेक बनकर ये चुनाव लड़ा है, मैं तो ये मानता हूँ। और कौन सा जिला बताया आपने? करौली। करौली की दो तो लेखा जोखा 42,000 वोट पड़ चुके हैं। 42,000 में से करीब 26,000 वोट हमें पड़े। अरे वाह। तो 26,142 जो वोट है वो कल शाम तक हमें पड़े मिल जाएंगे। तो बम्पर वोटिंग है वो चल रही है और आपके हिस्से में सबसे ज्यादा वोटिंग आ रही है कुल मिला के। ये तो यूथ कांग्रेस तय करेगी। क्योंकि तो एक दिन एक सर्वे हुआ था जो मैंने पढ़ा था, उसमें यही कहा गया था कि अभिषेक चौधरी जो है ऑन टॉप चल रहे हैं। ये तो देखो, यूथ कांग्रेस की पहले स्क्रूटनी होगी, ये तो अभी तो एक मेंबरशिप प्रक्रिया है। इसके बाद में ये तय होगा कि कौन सा वोट सही बना है, कौन सा गलत बना है। और ये आंकड़े तो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन ही जारी कर पाएगा और वही ऑथेंटिक आंकड़े होंगे कि किस व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं, कितने नहीं मिले। बाकी एक सवाल चूंकि आपने पूछा तो आपको करौली का जवाब मेरे छोटे भाई ने, साथी ने दिया आपको। और थोड़ा चुनाव चल रहा है, नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता कि किस प्रत्याशी ने कितने वोट दिए। अभी ये तो नहीं देख सकते, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन अब लोगों में चर्चा ये भी है कि अभिषेक चौधरी अपने मेहनत से, संघर्ष से चुनाव तो लड़ते हैं, अंदाज भी धमाकेदार है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। देखिए,
सवाल ये भी बड़ा आपका ज़बरदस्त सवाल है, और भाग्य का राजनीति में अपना एक अलग ऑरा है, भाग्य की अपनी एक अलग जगह है, अपना एक अलग स्थान है। मैंने मेरे जीवन में अब तक जितने भी चुनाव लड़े, सभी चुनावों में मैंने कुछ न कुछ हासिल ही किया है। मैं मेरे जीवन में पहला चुनाव 2012 में छात्र संघ अध्यक्ष का लड़ा, और उस चुनाव वो मेरे जीवन का पहला चुनाव था जिसने मुझे मेरा परिचय छात्र राजनीति से करवाया, मेरा परिचय राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर की जो आबो हवा है उससे मेरा परिचय करवाया। एक नींव मेरे जीवन की इतनी मजबूत लगी उस चुनाव से कि उस नींव की बदौलत फिर मैं आगे जीवन में चुनाव लड़ता गया, और वहाँ से जो आत्मविश्वास मिला, चाहे चुनाव का जो भी परिणाम आया हो, कभी उस आत्मविश्वास ने मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं 2017 में एनएसयूआई का जब मैं चुनाव लड़ा तो पहली बार उस चुनाव के माध्यम से मुझे पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला, प्रदेश को जानने का मौका मिला। आप खुद इस बात को समझिए कि राजस्थान में कितने लोग राजनीति कर रहे हैं। 200 विधानसभाएं राजस्थान में, और हर विधानसभा में सैकड़ों नेता हैं। लोग विधायक रह जाते हैं, लोग मंत्री रह जाते हैं, लोग मुख्यमंत्री भी रह जाते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के हर कोने तक लोग अपनी पहुंच नहीं बना पाते। सबसे पहले इस कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इलेक्शन सिस्टम ने हमें एनएसयूआई में ये मौका दिया कि हम पूरे प्रदेश में घूमें, पूरे प्रदेश की सभी जिलों में घूमकर एक पहचान बनाई, लोगों से जुड़े, और आज वो पहचान जो है वो आज तक काम आ रही है। वो पहचान बनाई, उस पहचान की ताकत से मुझे एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव बनने का मौका मिला, एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव बनने का मौका मिला, और उसी पहचान की ताकत से मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। और वो जो 2017 में जो यात्रा शुरू हुई थी पूरे प्रदेश की, उसी यात्रा की बदौलत आज पूरे प्रदेश में ये युवा कांग्रेस का जो ये चुनाव है, इसे तो कह लें कि आपका ये आत्मविश्वास, आपका भाग्य इस बार बदल देगा। देखिए, भाग्य तो बदलने भगवान महादेव के हाथ में है, भगवान महादेव की इच्छा है कि क्या होगा। लेकिन ये जो चुनाव इस बार का हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि इस चुनाव में मेरे साथ इस प्रदेश के बहुत से युवाओं का भाग्य लड़ रहा है। तो क्या पता भगवान मेरे भाग्य से तो वो भगवान कोई निर्णय क्या लिखे क्या नहीं लिखे, लेकिन प्रदेश के जब इतने सारे युवाओं का भाग्य लड़ रहा है तो भगवान जरूर इस मामले में कोई अच्छा ही निर्णय करेंगे और सभी युवाओं की जीत होगी। अच्छा, जब कोई युवा राजनीति में बड़ी छलांग लगा रहा होता है तो स्थापित नेता नहीं चाहते कि वो आए और आगे बढ़े। और हम मारवाड़ की जाट राजनीति की बात करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं में आते हैं हरीश चौधरी, ना कोई बयान दिया, ना किसी को साथ दिया, और दिव्या मदेरणा को लेकर भी चर्चाएं ये चल रही हैं कि ना उन्होंने आपके साथ के लिए कुछ बोला, ना किसी के साथ के लिए। तो क्या ऐसा है कि स्थापित नेता चाहते ही नहीं है कि नए युवा नेता राजनीति में एंटर हों? देखिए, हरीश चौधरी जी खुद छात्र राजनीति से निकलकर आगे बढ़े हैं। उनका एक बड़ा कद है कांग्रेस पार्टी में, मारवाड़ की सियासत में, हमारी बिरादरी की जो हमारा बिरादरी का जो एक ऑरा है उसमें उनका एक बड़ा कद है। उनके लिए आज जो भी कोई कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी दौड़ में शामिल हुआ है तो उनके लिए सब लोग बराबर हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और मैं यही मानता हूं कि भाई उन्होंने सबको एक ही नज़र से देखा है इस चुनाव में। तो क्या आपने कभी संपर्क करने की कोशिश करी यूथ कांग्रेस के चुनाव के दौरान? मिलते जुलते तो सबसे रहते ही हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव के दौरान भी मिलने का मौका मिला, उसके अलावा भी मिलने जुलने का तो रहता ही। पर वो अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनके लिए भी कोई एक कई चीज़ें वो इस हिसाब से देखते हैं। उन्हें लगता है कि भाई सब लोग जो लड़ रहे हैं सभी बराबर हैं, तो किसी एक को क्यों ज़्यादा महत्व। मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने कोई ज़्यादा इस पूरे चुनाव में उनका भागीदारी नहीं रही। मेरा निजी तौर पर ये मानना, मैं ये मानता हूँ। फिर बात करें दिव्या जी की, मारवाड़ में बड़े नेता रहे हैं परशुराम मदेरणा साहब, और किसान राजनीति के प्रणेता रहे हैं वो। और दिव्या जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो किसान राजनीति की नींव आदरणीय मदेरणा साहब ने राजस्थान में रखी, दिव्या जी
उस किसान राजनीति की ध्वजवाहक है और बड़ी मजबूती से उस कद को और बढ़ा रही हैं। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला कि जैसलमेर में अमरदीन फ़कीर है, वो आपके खिलाफ हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस चुनाव के दौरान। मैं ऐसा नहीं मानता। अमरदीन जी, मेरा जो ज़िला, हमारा जो फलोदी अब नया बन गया, हमारे पड़ोसी ज़िले जैसलमेर के, वो अभी वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और ख़ुद यूथ कांग्रेस का चुनाव उन्होंने लड़ा है कई बार। और मैं ऐसा नहीं मानता कि वो आपके खिलाफ हैं। वो तो जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने तो उनकी मदद भी की थी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक तरह से मेरा उनके लिए छोटा मोटा मुझे कुछ करने का मौका मिला तो मैंने तो उनके लिए कुछ किया हुआ ही है। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो खिलाफ है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज उसी के सर सजता है जो सचिन पायलट चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा है, आप इसे मानते हैं? अब इस बात का ज़्यादा तो मैं क्या जवाब दूं, पर मैं जैसे बाकी नेताओं के लिए मैंने कहा, ये आदरणीय पायलट साहब के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पायलट साहब का भी बड़ा कद है प्रदेश और देश की राजनीति में। और मैं नहीं मानता कि वो इस बात पर कोई ज़्यादा इस मामले में वो दौड़ भाग, उनके लिए कोई ये फ़र्क है कि ये कौन है वो कौन है। मैं तो यही मानता हूँ उनके लिए भी सब समान ही है, सब एक जैसे ही हैं उनके लिए। जो भी यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष बन के आएगा, मेरे हिसाब से तो उनकी शुभकामनाएं सबके लिए है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा कि अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो पहला काम आप युवाओं के लिए राजस्थान में क्या करेंगे? देखिए, राजस्थान का जो युवा है वो बड़ा आशान्वित होकर प्रदेश सरकार की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। जो वाइब्रेशन राजस्थान के युवाओं में है, जो राजस्थान के युवाओं की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के सदुपयोग की बहुत ज़रूरत है और सरकारें उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रही। जिस प्रकार से राजस्थान के युवा के साथ में, चाहे हम रोजगार के मामले में देख लें, चाहे हम उसके सामाजिक जीवन के मामले में देख लें, लगातार युवाओं के साथ में जो ठगी हो रही है, युवाओं को चाहिए एक मजबूत नेतृत्व जो उनके हक और हकूक़ की बात कर सके, जो इस बात की चिंता नहीं करे कि कल को मेरे मुकदमा लग गया और मुझे जेल जाना पड़ गया तो मैं इन अनजान युवाओं के लिए मैं मुकदमा क्यों खाऊं। वो इस बात की चिंता नहीं करे, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एक रवैया है, जैसे कहीं कोई आंदोलन, कोई बेरोजगार मिलकर कोई आंदोलन कर रहे हैं या किसी भर्ती के मामले में कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो ये फटाफट उनके मुकदमे लगा कर उनको इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि बाकी लोगों के सामने भी एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि मुकदमे इतने लगा देंगे कि तुम विरोध क्या करोगे। जैसे अग्निवीर का मामला हुआ, अग्निवीर के मामले में पूरे देश में उस मामले की खिलाफत है और आज भी जबरदस्त खिलाफत है, लेकिन इतने लोगों के मुकदमे लगा दिए कि 18 साल का 16 साल का लड़का सोचता है क्या पापी पेट के लिए लड़ना है, रोजगार के लिए लड़ना है, मुकदमा ले लेंगे तो परिवार का क्या होगा, खुद का क्या होगा। तो अब ये कुछ वैसा सा ही माहौल हो रखा है कि जब देश गुलाम था और कुछ लोगों ने ये तय किया कि चलो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लें आराम से रहनी चाहिए, आज़ाद भारत में रहनी चाहिए। तो अब कुछ लोगों को ये तय करना पड़ेगा, राजस्थान के युवाओं को वैसा नेतृत्व चाहिए जो ये तय करे कि हमारा जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन बाकी के इन युवाओं का जीवन सुधरना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। अच्छा, अभी के मुद्दे की बात करें करंट, तो नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने युवाओं के मुंह पर जोर का तमाचा सा मार दिया है। एक बार पेपर रद्द होता है, फिर अब पेपर को 21 जून को दोबारा करवाया जाएगा। उसमें कई सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये भी एक युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, इस नीट के बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। 2024 में भी ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। हाँ, पेपर लीक होता है, एजेंसी का जो डीजी है, जिसकी जिम्मेदारी होती है पेपर की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय, उससे ये सवाल पूछने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति का प्रमोशन करती है। ये बाकायदा राहुल गांधी जी ने अपने अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी पूरे देश को दी। यही हालात आज हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। जब उन अपराधियों को पकड़ा गया तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो छोटी सी मछली है, हमें पकड़ कर क्या करोगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। तो जो भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता कल तक कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि आपने पेपर चोरी की जो बातें कर रहे थे, आज पेपर चोरी इनके राज में हुई, इनके लोगों ने की, पूरा देश इस बात को देख रहा है और ये लोग खामोश हैं। तो मदन राठौड़ तो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा कर सकता है। वो तो कह रहे नहीं, अशोक गहलोत के टाइम से होते थे पेपर लीक और हमारा कार्यकर्ता है नहीं, कांग्रेस का है। मदन राठौड़ जी तो भाजपा के बनाए हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मदन राठौड़ जी तो उनकी खुद की जो राजस्थान में राजनीतिक स्थिति है वो तो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मदन राठौड़ जी तो कई बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सच है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो सच है वो सच ही है। बिल्कुल। देखिए, यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर ढेर सारी बातें की हमने अभिषेक चौधरी से। अब 2 दिन का चुनाव बचा हुआ है और क्या होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।